हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स की। इस माइक्रोबायोलॉजी क्लास में आप जान पाएंगे कि माइकोप्लाज्मा में कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी ने माइकोप्लाज्मा का नाम सुन रखा है और हम ये जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सबसे छोटे होते हैं। तो पहला लक्षण इनका यही है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं, सबसे छोटे होते हैं, यहाँ तक कि जीवाणुओं से भी जो है ये छोटे पाए जाते हैं। और माइकोप्लाज्मा के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसका इतिहास भी पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके बारे में जो एक जानकारी दी गई थी वो लुईस पास्तर के द्वारा दी गई थी, क्योंकि उनको जो है पशुओं में एक रोग के कारक का पता चला। यह रोग प्लूरो निमोनिया था। हालांकि उन्होंने ये सुझाव दिया था कि यह जो रोग हो रहा है निमोनिया रोग या प्लूरो निमोनिया, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो रहा है जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीएलओ कहा गया। हालांकि लुई पास्तर जो थे वो इनको व्युक्त करने में एक तरीके से कह सकते हैं कि सक्षम नहीं रहे। बाद में दो वैज्ञानिक हुए, नौकार्ड और रॉक्स। नौकार्ड और रॉक्स ने जो है इनके बारे में जानकारी दी और इन्होंने ही इसको व्युक्त करने में सफलता प्राप्त की थी और इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि संवर्धन प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की, जो कि बाद में, हालांकि पहले इनको पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता था, लेकिन बाद में जो है इनको माइकोप्लाज्मा कहा जाने लगा। हालांकि शुरू में ये माना जाता था कि माइकोप्लाज्मा जो है वो केवल सजीवों में, विशेषकर कह सकते हैं कि प्राणियों में ही रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये देखा कि इन माइकोप्लाज्मों के द्वारा पादपों में भी रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जिनको वर्तमान में हम फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनके बारे में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक तरीके खोज का जो श्रेय इनको नौकार्ड और रॉक्स को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इनको व्युक्त करने में सफलता प्राप्त की थी। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव हैं और ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। बैक्टीरिया अगर आप फिल्टर लगाएंगे, बैक्टीरियल फिल्टर से इनको छान पाना संभव नहीं है, क्योंकि उनसे छोटे आकार के होते हैं। इनके अगर हम आकार की बात करें तो लगभग 1000 नैनोमीटर से 5000 नैनोमीटर परिमाप का इनका आकार होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम एक प्रमुख लक्षणों में देखें तो ये जो जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जीवाणु की तरह ही ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, सबसे छोटे हैं और साथ ही साथ ये प्रोकैरियोटिक जीव है। और प्रोकैरियोटिक जीव आप जानते ही हैं कि जिनमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ भी हमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ यहाँ पर जो हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी वो ये होगी कि इन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, अर्थात सेल वॉल हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और सेल वॉल चूँकि नहीं होती है, इसीलिए इनकी जो बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली का बना होता है और इस कारण से इनकी जो आकृति है वो एक निश्चित नहीं होती और इसीलिए इनको हम बहुआकृतिक या प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी आकृति में देखने को मिलते हैं, चाहे ताराकार हो, चाहे बोतल जैसी हो, या फिर किसी अन्य आकृति की, जटिल आकृति की देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती और इसीलिए ये जीव जो है वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं या ये बहुआकृतिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इनके बारे में आपने छोटा मोटी जो जानकारी थी वो जान ली। अब बात कर लेते हैं ग्राम अभिरंजन के प्रति इनकी अनुक्रिया की। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो ग्राम अभिरंजन के प्रति किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं दर्शाते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो हैं
ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं। अगर हम इसके इंटरनल थोड़ा सा बात करें तो जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए दोनों ही देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हम जीवाणु कोशिका में देखते हैं कि वहाँ पर डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हमें डीएनए और आरएनए देखने को दोनों ही मिलेंगे। साथ ही साथ राइबोसोम्स की हम बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम जीवाणु कोशिका की भांति ही 70S प्रकार के जो राइबोसोम है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक विशेष लक्षण है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। 70S प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इनके एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको स्टीरोल की आवश्यकता होती है। इनके में एक तरीके से संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने के लिए हमें स्टीरोल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि माइकोप्लाज्मा के लिए स्टीरोल्स आवश्यक है। साथ ही साथ इनको अगला लक्षण इनका ये है कि इनको सेल फ्री मीडियम पर भी एक तरीके से संवर्धित किया जा सकता है। कोशिका रहित जो संवर्धन माध्यम है उस पर हम इनको संवर्धित आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो चूंकि इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं है, तो ऐसे में उन एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर असर नहीं होता है जो कि सेल वॉल को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलिन है या विनकोमाइसिन है या इस तरीके की कोई जो अन्य एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कोशिका भित्ति के निर्माण को अवरुद्ध करते हैं। तो ऐसे में उनका असर इस पर देखने को हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोशिका भित्ति का अभाव जो है हमें देखने को मिलता है माइकोप्लाज्मा के अंदर। अगर हम देखें दूसरी तरह के जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, उनको रोकते हैं, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स से जो है वो माइकोप्लाज्मा के लिए घातक होते हैं या माइकोप्लाज्मा को उनके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि क्लोराम्फेनिकोल है, इसके अलावा आपका टेट्रासाइक्लिन है। तो इस तरीके के जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रभावित करते हैं या मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, उनके द्वारा इन माइकोप्लाज्मा को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर और भी देखें हम तो जे एल्फोर्ड ने जो है इनको फिल्टर इनके लिए विकसित किया था, विशेष प्रकार के फिल्टर द्वारा ही इन्हें जो है पृथक किया था जे एल्फोर्ड के द्वारा। अगर हम कुछ अन्य लक्षणों को देखें इसके तो देखने को मिलता है हमें कि ये जो हैं अचल होते हैं, जीवाणु की तरह कशाफ वगैरह यहाँ पर नहीं पाया जाता, अचल होते हैं। साथ ही साथ फ्राइड अंडे या फ्राइड एग जो होता है उसकी जैसी ये निवेह बनाते हैं और विभिन्न आकृति, चूँकि आपको बताया कि विभिन्न आकृतियाँ इसकी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनमें स्वतंत्र रूप से हमें प्रजनन भी देखने को मिलता है, जनन की जो प्रक्रिया है इनमें स्वतंत्र रूप से होती है। और एक साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण लक्षण ये भी बताया था कि इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल्स की जो है वो आवश्यकता पड़ती है और कोशिका रहित संवर्धन माध्यम पर इसे आसानी से संवर्धित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो माइकोप्लाज्मा हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं पादपों में भी, इसके अलावा जंतुओं में भी, जिनके बारे में हम जानकारी किसी अन्य वीडियो में प्राप्त करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो उसमें हम विशेष तौर पर जिक्र करेंगे पादपों में और जंतुओं में होने वाली माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित जो बीमारियां हैं उनका। यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम इसके सामान्य लक्षणों को जो है जान लें। तो आपकी इस क्लास में आपने लगभग जो सामान्य महत्वपूर्ण लक्षण इसमें पाए जाते हैं, एक बार हम थोड़ा सा पुनः इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए प्लेमॉर्फिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, सिंगल सेल के रूप में पाए जाते हैं, गतिशीलता नहीं पाई जाती, इनमें ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल्स की आवश्यकता पड़ती है। 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कोशिका रहित संवर्धन माध्यम पर इनको संवर्धित किया जा सकता है। और हमने साथ ही पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स ऐसे जो हैं जो कि प्रभावित करते हैं कोशिका भित्ति को, उनका प्रभाव इन पर नहीं होता है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, उनका प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जाना माइकोप्लाज्मा के जनरल करैक्टर्स को। अगली क्लास में हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों के बारे में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।